हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज हम फिर से चर्चा का विषय उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट से के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर के बना रहे हैं। आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा पार्ट रहता है और इस समय जो लोग अभी उत्तराखंड एसआई या आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल जीडी इन परीक्षाओं को देख रहे हैं, तो उन लोगों ने पहले से चीज़ें तो मटेरियल इकट्ठा कर ही ली होगी, लेकिन करंट से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है। तो उसी में थोड़ा सा मैं आपका साथ निभाने का काम कर रहा हूँ और उन प्रश्नों को लेकर के आपके साथ चलने का काम कर रहा हूँ जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए थोड़ा सीरियसली होकर के इस चीज़ को वर्कआउट करें, इसे देखने का काम करें, नोट्स बना करके कॉपी में राइट डाउन करें। चर्चा का विषय फिर से आज पार्ट 2 के रूप में, हम पार्ट 1 में आपको दे चुका हूँ, पार्ट 2 के रूप में ये चीज़ें हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है उसे पहले पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 के रूप में चीज़ें देखने जा रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें और देखने का प्रयास करें। हमारी चर्चा का विषय है उत्तराखंड आपका करंट अफेयर्स, और इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडार में से कितना स्वर्ण मई 2024 में स्वदेश वापस मंगा लिया। तो अच्छा क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंग्लैंड से कितना स्वर्ण भंडार वापस मंगाया है। तो ये आपका 10 टन, 20 टन, 50 टन और 100 टन। तो इसका आंसर सही आएगा 100 टन। 100 टन हम लोगों ने इसमें चीज़ें जो है वापस मंगाई हैं। 100 टन इसका सही जवाब बैठेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विपणन वर्ष 2024 और 25 में धान की सामान्य किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऐसे भी प्रश्न बहुत परीक्षा में आते हैं जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित प्रश्नों को वो पूछता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति कुंटल आपका देखने को मिला? तो 2100, 2200, 2300 और 2400। तो इसका सही जवाब है 2300। तो 2300 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित इसके अंतर्गत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि निम्नलिखित में से किस खरीफ उपज में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने 2024 और 25 में की है? तो इसका जवाब चावल सामान्य किस्म, आपका मक्का, अरहर और नाइजर सीड। तो इसका आंसर बनेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि जो कर रखी है वो किस में कर रखी है? नाइजर सीड में कर रखी है। इसका सही जवाब है नाइजर सीड। अगला पॉइंट है, देश में वधावन में एक नए विशालकाय बंदरगाह के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और के लिए मंजूरी सरकार ने जून 2024 को प्रदान की है। यह बंदरगाह आपका किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है या गुजरात में है या केरल में है? केरल में है या उड़ीसा में है? यह आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो आपको वैसे भी ध्यान में रखना है कि भाई वधावन में एक नए विशाल बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रत्येक किस्त के तहत कितनी राशि हस्तांतरित की जाती है? तो एक आंकड़ा दे रखा है 2000, 3000, 4000 या 5000। तो इसका सही जवाब आएगा 2000 रुपये। कितना की जाती है? 2000 रुपये हस्तांतरित की जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश में चने के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चनों पर भी थोड़ा विशेष फोकस रखें। चने के उत्पादन में देश में जो प्रथम स्थान है वो है आपका मध्य प्रदेश। एमपी का पड़ेगा, मध्य प्रदेश आएगा। इसका जवाब आएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और बिहार। तो देश में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन जो है वो किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे कर्नाटका। कर्नाटका में देखने को मिलेगा आपका सर्वाधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। इस मामले में दूसरा स्थान किस बैंक का है? कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब आएगा आपका सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है और दूसरा इसमें स्थान जो आएगा पंजाब नेशनल बैंक का आएगा और पंजाब नेशनल बैंक दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज पर रेल परिचालन का परीक्षण जून 2024 में किया है। यह पुल किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, सिंध नदी पर, झेलम नदी पर और तावी नदी पर। तो इसका जवाब होगा ये आर्क ब्रिज का निर्माण किया है और ये चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, ट्रिकल डाउन सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ट्रिकल डाउन सिद्धांत, तो ट्रिकल डाउन सिद्धांत का संबंध किससे है प्रश्न पूछ रहा है। और ऑप्शन दे रखा है भूमिगत जल स्रोतों की रिचार्जिंग से, बड़े पैमानों के वनीकरण से, उच्च आर्थिक विकास का लाभ समाज के निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाने से और जीवों में रक्त संचरण से। तो इसका सही जवाब आएगा जीवों में रक्त संचरण से। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो है फैक्ट के अनुसार आपके पास चल रहे हैं, आप इसे डायरेक्टली
एक बार कंसंट्रेट करके पढ़ने का सब प्रयास करें, और उसके बाद जो पॉइंट आपको मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है उसे शॉर्ट नोट्स बना करके आप अपने पास ले लें और बार बार रिवाइज करें, ठीक है। तब कुछ पेपर जो आंसर्स हैं पेपर में आपके मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल और डीजल पेट्रोल और एटीएफ पर करारोपण की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल तथा एटीएफ पर कर लगाने एवं वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार का है। क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल तथा एटीएफ वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में है, तथापि उन पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित संविधान 101वां संविधान संशोधन की धारा 12 के 3 के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर परिषद इन मदों पर कर किस दिनांक से लगाया जाएगा, इसकी सिफारिश करेगा। वर्तमान में ऑटो ईंधनों पर केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा राज्य सरकारें वैट आपका बिक्री कर लगाती है। तो ये इसमें एक पॉइंट के रूप में चीजें इंडिकेट कर रखी हैं और इसको बता रखा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत होगा, कौन सा कथन गलत होगा। तो क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल तथा एटीएफ पर भी वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने से इनकी बाजारी कीमत में कमी आएगी, इसलिए आम नागरिकों द्वारा इन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने की मांग करते रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन मदों पर जीएसटी लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनसे प्राप्त कर राजस्व उनके कुल कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कुल है। तो ये ध्यान में रखना। तो इस तरह से इस पर कोई भी आपका जीएसटी नहीं लगता है, न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार। तो इसके कारण से इस पर केंद्र सरकार को है ये पॉइंट जो है आउट हो जाएगा और गलत को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। बाकी तीनों पॉइंट अपने आप में सही है। अगला पॉइंट है बीजिंग सहमति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका बीजिंग सहमति के बारे में आपको विचार करना है और पूछ रहा है कि बीजिंग सहमति आर्थिक विकास एवं राजनीतिक सिद्धांतों का एक वैकल्पिक मॉडल है। यह अवधारणा जोशुआ कूपर रेमो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीजिंग सहमति की डिजाइन नवोन्मेष, प्रयोगवाद, समानता, स्वनिर्धारण तथा संपोषणीय विकास पर बल देती है। उपरोक्त में से कितने कथन आपका सही दिखाई दे रहे हैं बीजिंग सहमति के संबंध में? तो इसका सही आंसर होगा बीजिंग सहमति आर्थिक विकास एवं राजनीतिक सिद्धांतों का एक वैकल्पिक मॉडल है, बिल्कुल सही है। यह अवधारणा जोशुआ कूपर के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही है। बीजिंग सहमति का डिजाइन इसके आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। और इसके सभी तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर आपका सही इंडिकेट होंगे। अगला क्वेश्चन है, कृषि सखी के बारे में बताइए। कृषि सखी कार्यक्रम 12 राज्यों में प्रारंभ किया गया। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में चयनित कृषि सखियों को कृषकों के लिए उपयोगी सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। कृषि सखियां कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित परामर्श देती हैं। कृषि सखियों की सेवाएं आपका बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन का जो पार्ट बन रहा है, इनमें से क्या आपका उपरोक्त में से सही है? कृषि सखियों की सेवाएं निःशुल्क है? नहीं, ऐसा नहीं है, कृषि सखियों की सेवाएं निःशुल्क नहीं है। तो ये तो आउट हो गया। बाकी इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 1, 2 और 3 आपका इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कृषि आपका सखियां कृषकों को सशुल्क आपका खेती बाड़ी संबंधी परामर्श देती हैं। तो जैसा मैंने बताया, तो ये आपका ये वाला अलग हो जाएगा और इस तरह से इसका आंसर ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपणन सत्र 2024 और 25 के लिए घोषित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक आपका वृद्धि रुपये मूल्य में किस फसल के अंतर्गत की गई है? तो इसमें ध्यान देंगे, रामतिल, आपका नाइजर सीड, तिल, तूर, अरहर और मूंग किसमें आपका की गई है? तो रामतिल आपका नाइजर सीड में की गई है। अभी ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमने देखा था, रामतिल नाइजर सीड में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। इसके बारे में कुछ विशेष कह रहा है, विपणन सत्र 2024 और 25 में खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक आपका वृद्धि रामतिल, ये रामतिल होता है, उसमें 983 प्रति क्विंटल के लिए की गई है। इसके बाद तिल में 632 प्रति क्विंटल, अरहर में 550 और सूरजमुखी में 520। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा रामतिल, और इसी को हम बोलते हैं नाइजर सीड। अगला क्वेश्चन है, विपणन सत्र 2024 और 25 में खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम वृद्धि किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में देखने को मिली? तो मूंग है, बाजरा है, धान है और मक्का है। तो इसका जवाब आएगा धान। धान में सबसे कम न्यूनतम समर्थन वृद्धि की देखने को मिली। विपणन सत्र 2024 और 25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम वृद्धि धान के मामले में की गई है। अभी मैंने आपको बताया धान के मामले में की गई है, और इसके बाद मूंग, फिर बाजरा, फिर मक्का, ये सब इसमें शामिल है। इसी प्रकार से वस्तु एवं सेवा कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर के मामले में कौन सा सही नहीं है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, बिल्कुल सही बात है भाई। ये तो वित्तीय वर्ष
2023 और 24 में वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त सकल राजस्व 20 से 18 लाख करोड़ है, जो वर्ष आपका 22 और 23 की तुलना में 11 से 5% रहा है, ये भी सही है। वित्त वर्ष में 2018 और 19 के बाद से वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह में 2023 और 24 तक 71% की वृद्धि हुई, ये भी सही है। पेट्रोल और डीजल वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में नहीं आते हैं, ये आपका पॉइंट जो है आपका गलत है, और यही बिल्कुल क्या है, अलग है। कौन सा सही नहीं है, तो आप कहोगे डी वाला सही नहीं है। और पेट्रोल डीजल वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में आते हैं, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, लेकिन इन्हें लागू करने की तिथि वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम बोलते हैं NSSO के आंकड़ों के अनुसार भारत में श्रम बल का कितना हिस्सा कृषि क्षेत्र में आपका रोजगाररत है। ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है। 66.5%, 55.5%, 45.5%। तो इसका सही जवाब है 45.5% जो है इसमें आपका रोजगार में कार्यरत है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में श्रम बल का 45.55 कृषि क्षेत्र में 12.4, निर्माण में इतना, विनिर्माण में इतना तथा अन्य क्षेत्रों में इतना रोजगाररत है। तो आप इसे देख लें एक बार। अगला पॉइंट है सार्वजनिक व्यय पर निगरानी रखने में निम्नलिखित में से किस निकाय की भूमिका होती है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा है लोक लेखा समिति। सही कूट का इसमें से आपको मिलान करके आंसर बताना है। तो आप देखिए कि भाई सार्वजनिक व्यय है, निगरानी की बात कर रहा है, तो इसमें ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। इसका आंसर आएगा 1 और 2, दोनों ही आपका सही होंगे। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। डायरेक्ट भी प्रश्न आता है। 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं, बिल्कुल सही है। 1967 के बाद से एक परंपरा के तौर पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दलों से होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 19 का जो आंसर बनता है वो आपका उपरोक्त सभी अर्थात 1, 2 एंड 3 ये सभी आपके सही दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कतिपय राज्यों को विशेष संवर्ग का दर्जा दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कतिपय राज्यों को विशेष संवर्ग का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रारंभ की गई थी, और इसी प्रकार से 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा राज्य एवं राज्यों को विशेष संवर्ग का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था समाप्त भी कर दी गई थी। ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर आएगा 1 और 2, दोनों ही सही है। अगला पॉइंट है जीएसटी काउंसिल की जून 2024 के में संपन्न 53वीं बैठक में कुछ उपभोक्ता उत्पादों पर जीएसटी घटाया गया है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर आएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, इसके अंतर्गत वर्कआउट करेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री आएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में गठित नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। वाणिज्य मंत्रालय का जो प्रभार है वो आपका किसे सौंपा गया है। तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल, पीयूष गोयल इसका सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में विश्व शिल्प नगरी का दर्जा विश्व शिल्प परिषद ने जून 2024 में प्रदान किया। आगरा, कोझिकोड, सूरत और आपका श्रीनगर। तो इसका सही जवाब आपका बनेगा विश्व शिल्प नगरी जो है श्रीनगर में जाएगा, ठीक है ना। इसका ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से तैयार करें। भारत में नया डाकघर अधिनियम 2023 जून 2024 में लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष के डाकघर अधिनियम को इसने निरस्त किया है। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। 1898, 1923, 1940, 1956, 1898 को इसने आपका वर्कआउट किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के अजय बंगा निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष या प्रमुख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक। तो इसका सही जवाब आएगा विश्व बैंक। सही जवाब क्या आएगा, विश्व बैंक। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पार्ट 2 आपका सीरीज के अंतर्गत शामिल किया। ऐसे में आपको कई पार्ट के रूप में करंट से संबंधित चीजें पढ़ाऊंगा जो आपका स्टेट और सेंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट के विद्यार्थी भी इसे अच्छे से पढ़ें और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी विद्यार्थी अच्छे से इसे पढ़ने का काम करें, ठीक है ना। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे एसआई की परीक्षा है, आपका ग्रुप सी के अंतर्गत परीक्षा है, यही अगर चीज हम अगर लगातार पकड़े रहें तो आप सब देखेंगे कि पीसीएस की परीक्षा या आपका नायब तहसीलदार की परीक्षा, तो इन परीक्षाओं में भी ये काफी आपकी मदद करेगा। और यहाँ से चीजें जब तैयार रहेंगी तो आगे बढ़ने का आपका काम आसान हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो काफी परीक्षाएं हैं, जैसे अभी आरपीएफ का चल रहा है, ठीक है, जीडी का आएगा, फिर इसी के साथ साथ अन्य आपकी और कुछ परीक्षाएं लग जाएंगी, जैसे एनटीपीसी हो गया,
एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है ना, कई पेपर इसमें आपके शामिल हैं। आपका सीजीएल दोबारा से होगा, तो हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है पार्ट, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, आराम से देखते रहिए उसे, नोट्स बनाते रहिए, पीच करते रहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब फिर तीसरी वीडियो में मुलाकात होगी, और मैं पूरी आशा कर रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों के साथ ही मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ, चाहे फिर वो इकोनॉमिक्स से के हों, चाहे वो फिर पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड करंट हो, कोई भी हो, XYZ, हम उस पर एक चर्चा करेंगे। और पूर्ण आशा है कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से कुछ ना कुछ मटेरियल आपको जरूर देखने को मिलेगा, जब तक हमारी ये सीरीज चलेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।